वेलकम टू अवेयरनेस क्लासेज। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले मेरा नमस्ते। मैं ऋषि मास्टर। दोस्तों, आइए आज हम लोग टायर्ड शिप्स यानी ज्वार भाटे का टेस्ट अर्थात परीक्षण करते हैं। दोस्तों, हमने इस टेस्ट में कुल 10-11 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया हुआ है जो कि कहीं न कहीं पूछे जा रहे हैं। सो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। ओके, सो आइए चलते हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए नीचे 4 विकल्प दिया गया हुआ है। उन 4 विकल्पों में से आपको जो कोई उचित लग रहा हो उन्हें अपने दिमाग में टिक कर लीजिए। फिर मैं आपको राइट आंसर से रूबरू कराता हूं। दोस्तों, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप यहाँ नीचे देख रहे हैं कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1991 के एग्जाम में आ चुका हुआ है। यानी कि दोस्तों, यह क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा चुका हुआ है और भी तमाम एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई दफ़ा अलग अलग तरीके से पूछा गया हुआ है। सो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करते समय ध्यान ये रखकर सॉल्व कीजिएगा कि मेरे आगामी जो भी एग्जाम्स हैं उनमें भी यह क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। सो हमें यहाँ पे बिल्कुल राइट करना है ताकि हमें यहाँ पे हौसला मिल सके कि हाँ, हम इस कदर के क्वेश्चंस को वहाँ पे कर सकेंगे। ओके, सो ये चलते हैं दोस्तों राइट आंसर की तरफ। और राइट इसमें आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यानी गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के कारण क्या होता है? महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति होता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए यदि आप देखे होंगे तो आपको ऑप्शन ए भी सही नजर आया होगा, जो कि सही भी है। क्यों? क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन बी भी हम देखे होंगे तो ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण भी क्या होता है? ज्वार भाटा आता है। ऑप्शन सी यहाँ देखा गया होगा तो ऑप्शन सी दिया है, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। ये भी ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी ज्वार भाटे यानी टाइड शिप्स आते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों हम लोग ये देख रहे हैं कि चारों ऑप्शन सही है, बट यहाँ ऑप्शन डी को ही क्यों करेक्ट कहा जा रहा है? तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पे एक सपोर्टेड एग्जाम्पल देना चाहेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया हो कि निम्न में से किस में सर्वोत्तम मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया हो गाजर, ऑप्शन बी हो पका आम। तो फिर वहां पे आपको पका आम टिक करना होता है, क्योंकि गाजर की अपेक्षा पके आम में विटामिन ए की सर्वोत्तम मात्रा पाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि यदि वहां आम न दिया होता तो हम फिर गाजर को टिक कर सकते थे, बट वहां गाजर से भी सुपर आंसर दिया हुआ है मैंगो, यानी पका आम है ना। पका आम होना चाहिए क्योंकि कच्चा में तो विटामिन सी होता है। तो पका आम यदि दिया है तो फिर वो गाजर से भी उच्च कोटि का आंसर हमें नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही लाजवाब होता है, इसलिए हम वहाँ पे मैंगो को टिक करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया हुआ है, लेकिन चारों में सबसे बेहतर ऑप्शन डी है। आप क्यों बेहतर है तो यहाँ देखते हैं। देखिए यहाँ कह रहा है गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल। तो दोस्तों, ऑप्शन ए कह रहा है सूर्य के प्रभाव से, मतलब कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से, जो कि यहाँ पे इसमें शामिल है। और कह रहा है पृथ्वी के घूर्णन गति से, तो यहाँ पे जो अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल जो दिया गया हुआ है ये पृथ्वी का ही दिया गया हुआ है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी भी क्या है? समाहित है। और ऑप्शन सी कह रहा है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से, मतलब कि इन दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो भी इस गुरुत्वाकर्षण शब्द में लगा हुआ है। यानी कि ऑप्शन डी में उपरोक्त जो ऑप्शन ए, बी और सी है वो तीनों समाहित है, इसलिए ऑप्शन डी इज वेरी राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न है महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे होती हैं? तो इस प्रश्न के लिए नीचे 4 विकल्प दिया गया हुआ है। इन 4 विकल्पों में से आपको जो कोई सही लग रहा हो उन्हें अपने दिमाग में पहले आप टिक कर लीजिए। दोस्तों, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे कि 47th बीपीएससी प्रीलिम्स 2005 में आ चुका हुआ है और भी तमाम एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। सो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ विकल्प नंबर ए में दिया गया है भूकंप से, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने इसकी चर्चा कहीं किया नहीं है कि भूकंप से ज्वार भाटा है यानी ऊंचे उठते हैं, है ना। थोड़ा बहुत तो आते हैं, बट ऊंचे की यहाँ बात किया गया, यानी कि दीर्घ ज्वार की बात किया गया हुआ है। दूसरा है सूर्य से, तो ये भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि नीचे हमें चंद्रमा दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा की अपेक्षा सूर्य के पास ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तारों से होगा नहीं। क्यों? क्योंकि तारे जो है वो चंद्रमा से ज़्यादा दूर हैं, यानी कि यदि हम पृथ्वी से ऊपर की तरफ जाएं तो सबसे पहले हमें चंद्रमा से मुलाकात होगा, उसके बाद से हम लोग को तारे या सूर्य मिलेंगे, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। तो जाहिर सी बात है कि सूर्य और तारे दोनों चंद्रमा से बहुत दूर हैं, इसलिए वे लोग पृथ्वी पे बहुत कम बल अपना लगा पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे देखा जाए तो तीनों गलत थे, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, सो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न है बृहत ज्वार आता है, यानी कि दोस्तों दीर्घ ज्वार कब आता है, यह बात यहाँ किया गया हुआ है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे नीचे, तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 1999 के एग्जाम में आ चुका हुआ है
यानी कि ये भी क्वेश्चन पीसीएस में पूछा गया हुआ है उसके प्रारंभिक परीक्षा में। सो आप इन्हें अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन ए दिया गया है, जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती हैं। तो ये वाला ऑप्शन हमको लग रहा है सही है। चलिए सही है, लेकिन बिल्कुल सही है अभी हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक हम चारों ऑप्शन नहीं देख लेंगे तब तक हम किसी एक को सही देखकर ही सही नहीं मानेंगे। क्योंकि दोस्तों ना कभी कभी ये होता है कि दो विकल्प सही दिया गया होता है और अंत में लिखा रहता है उपरोक्त दोनों, तो फिर यदि हम पहला ऑप्शन देखते ही बस टिक मार देंगे तो फिर हमारा वहाँ गलत हो जाएगा। क्योंकि कहीं सी नंबर में दिया हो कि उपरोक्त ए व बी दोनों, तो फिर हमको वहाँ पे सी पे राइट करना होता है ना। इसलिए हम पहले पूरे ऑप्शन को देखेंगे तब जाकर के टिक लगाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सही तो है। तो जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो बृहद ज्वार आता है, बिल्कुल सही है। जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं, अब समकोण कब बनाएंगे दोस्तों, तो आप यदि मेरे डिस्क्रिप्टिव क्लास नंबर 3 यदि देखे होंगे तो आपको अच्छे से यहाँ समझ आ जाएगा कि चंद्रमा सूर्य समकोण कब बनाएंगे। जब चंद्रमा 7वें दिन पहले या बाद होगा तभी तो सूर्य और उसके बीच एक समकोण बनेगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। और दोस्तों उस वक्त सबसे लघु ज्वार आता है, यानी सबसे छोटा ज्वार आता है ना। तो आपको यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन याद रखना है कि जब चंद्रमा और सूर्य समकोण बनाते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, उस समय सबसे लघु ज्वार आता है। ओके, तो यहाँ पे तो गलत हो जाता है। ऑप्शन सी है, जब रात बहुत ठंडी हो। इसका जिक्र मैंने अपनी चारों डिस्क्रिप्टिव क्लास में कहीं नहीं किया होगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी, जब तेज हवा चल रही हो। इसका भी कहीं हमने जिक्र नहीं किया था, सो ये भी गलत है। अर्थात ऑप्शन ए इज मतलब राइट आंसर। ओके दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है दीर्घ ज्वार कब आता है। तो भाई जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब आता है। और यहाँ पे क्या कहा हुआ है, देखिए ये तीनों जब एक सीधी रेखा में होते हैं तो दीर्घ ज्वार आता है। अब यहाँ पे इसने ये नहीं जिक्र किया है कि अमावस्या की पूर्णिमा। दोस्तों अमावस्या के दिन भी और पूर्णिमा के दिन भी दीर्घ ज्वार आते हैं, बट इन दोनों में सर्वाधिक दीर्घ ज्वार जो आता है वो अमावस्या के दिन आता है। और अमावस्या में भी उस अमावस्या को और भी ऊंचे ज्वार आ जाता है जिस समय ग्रहण लगा होता है, यानी कि सूर्य ग्रहण। तो यदि ऑप्शन दिया गया हो पूर्णिमा, अमावस्या, तो फिर अमावस्या को वहाँ टिक करेंगे। यदि अमावस्या न दिया हो, सिर्फ पूर्णिमा और बाकी कुछ भी दिया हो, तो फिर पूर्णिमा को टिक करेंगे। यदि अमावस्या, पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ये भी दिया हुआ है, तो फिर हम वहाँ पे सूर्य ग्रहण को टिक करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे दोस्तों? क्योंकि मैंने आपको पार्ट 3 में बताया हुआ था कि अमावस्या कब हो रहा था, जब पृथ्वी से एक तरफ सूर्य और चंद्रमा हो जाते थे तो अमावस्या आता था। लेकिन उस अमावस्या को ग्रहण लगेगा यह कहना सही नहीं होता था। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि बिल्कुल सीधी रेखा में आएंगे उस अमावस्या को ग्रहण लग जाएगा, और जब बिल्कुल एक सीधी रेखा में आ जाएंगे तो फिर दोनों एक साथ बल लगाएंगे, इसलिए वहाँ पे सर्वाधिक ज्वार आ जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें समझना है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं किसके कारण होता है। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप नीचे देख रहे होंगे तो आईएएस प्रीलिम्स 2015 के एग्जाम में आ चुका हुआ है। यानी दोस्तों आपके जो यूपीएससी का जो पेपर होता है आईएएस का, उसके प्रारंभिक परीक्षा 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। सो आप इसे और भी अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। और मेरा जहाँ तक यकीन है कि यदि आप मेरे सभी डिस्क्रिप्टिव क्लास अच्छे से रीड किए होंगे तो फिर चाहे क्वेश्चन जहाँ कहीं भी किया गया हो, यदि उस पॉइंट से किया गया होगा तो आप जवाब बिल्कुल दे सकेंगे। देखिए यह क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया हुआ है, बट आप इसके जवाब दे देंगे। क्यों? क्योंकि आप मेरे डिस्क्रिप्टिव क्लास अच्छे से पढ़े होंगे। आप टायर्ड शिप से यदि मेरे से अच्छे से पढ़े होंगे तो फिर इतना समझिएगा कि उस पॉइंट से कोई क्वेश्चन आपका मिस्टेक नहीं होगा, चाहे जितने अच्छे लेवल तक का क्वेश्चन क्यों ना बना हो। सो यहाँ देखिए आप खुद ही इसको सही करेंगे। यहाँ पे 1 नंबर में बात कहा गया है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से, बिल्कुल सही है। सेकेंड नंबर में कहा गया है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल से, ये भी सही है ना। और 3 नंबर में कहा गया है कि पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल से, ये भी क्या है, सही है। दोस्तों तीनों सही है, बट यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी नहीं कहा हुआ है, और नहीं ऐसा कहा है कि उपरोक्त तीनों, यानी नीचे भी कुछ और बात कह रहा होगा। तो नीचे एक लाइन दिया गया हुआ है कि नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। दोस्तों नीचे 4 विकल्प दिया गया हुआ है, उन चारों विकल्पों में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ले करके आंसर बनाया गया हुआ है। सो आपको यहाँ पे सबसे सफिशिएंट आंसर खोजना है। तो ऑप्शन ए है केवल 1,
यानी केवल वन का मतलब कि केवल कह रहा है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के केंद्रीय बल के कारण नहीं, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 को कह रहा है, यानी कि ये कह रहा है कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नहीं आता है जबकि आता है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत। ऑप्शन सी है केवल 1 और 3, यानी एक कह रहा है कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा नहीं आता है, तो ये भी गलत हो जा रहा है। और ऑप्शन डी जो है उसमें कह रहा है 1 2 3, यानी कि ये कह रहा है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटाएं आते हैं, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर, है ना। तो दोस्तों इस तरह से आप इसको जवाब दे दिए होंगे। अगला प्रश्न है वर्ष के किस दिन पृथ्वी तथा सूर्य के बीच सर्वाधिक न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए नीचे 4 विकल्प दिया गया हुआ है। आप उन विकल्पों में से जिस किसी को सही समझ रहे हो उन्हें अपने दिमाग में पहले टिक कर लीजिए, फिर मैं आपको राइट आंसर दिखाता हूँ। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यूपी वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया हुआ है, यानी कि उत्तर प्रदेश विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर यानी ग्राम विकास अधिकारी वाले पेपर में जो भी 2018 में हुआ है उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। और हमें जहाँ तक लगता है कि यह क्वेश्चन यूपी में भी पूछा गया हुआ था। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि आगामी एग्जाम्स में भी यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। दोस्तों आइए चलते हैं सही उत्तर की तरफ। उम्मीद है कि आप इसमें से सही विकल्प चूज कर चुके होंगे। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्योंकि दोस्तों 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक गई होती है और वह दूरी होता है 14 करोड़ 84 लाख किलोमीटर की, जिसे हम लोग प्रिहेलियन यानी कि उपसौर कहते हैं। ओके। और दोस्तों यहाँ पे 4 जुलाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग 4 जुलाई और 3 जनवरी में कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो 4 जुलाई यहाँ पे इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि 4 जुलाई के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे दूर हो जाती है, यानी अन्य दिनों की अपेक्षा 4 जुलाई के दिन सबसे दूर होती है और वह दूरी होता है 15 करोड़ 10 लाख से लेकर 20 लाख किलोमीटर के बीच, जिससे हम लोग क्या कहते हैं अपहेलियन यानी कि अपसौर कहते हैं। ओके। तो यहाँ पे पूछा गया था न्यूनतम दूरी, सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए तो गलत होता। अब बाकी बी और डी तो वैसे ही गलत, आपको समझ में आ गया होगा। सो आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा हम लोग इसको काट दें निम्न में, या फिर क्या को काट दीजिए तो निम्न में रखा रहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या और निम्न में दोनों नहीं रह सकता है। यहाँ थोड़ा सा हमने टाइपिंग में मिस्टेक कर दिया होगा। तो दोस्तों प्रश्न है पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। उन 4 ऑप्शनों में से आपको जो कोई सही लग रहा हो उसे आप टिक कर लीजिए। यह भी क्वेश्चन दोस्तों वनडे एग्जाम में पूछा जा चुका हुआ है। हमने यहाँ पे वैकेंसी का नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि कई एग्जाम में यह क्वेश्चन आया हुआ है। सो यहाँ पे हम सभी को नहीं इंडिकेट कर सकते थे। तो आइए चलते हैं सही उत्तर की तरफ। इसमें राइट आंसर होगा जो तो क्या पूछा गया पहले ये देख लिया जाए। तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच पूछा गया है। तो जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच पूछा गया तो यहाँ पे सूर्य का बात नहीं करना चाहिए, यानी ऑप्शन ए तो ऐसे ही गलत है क्योंकि यहाँ सौर लगाया है, और ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी सूर्य का शब्द जोड़ा हुआ है। ऑप्शन बी और सी में आपको देखना है क्योंकि दोनों में भूमि शब्द लगाया हुआ है। तो आपको पता है ना कि उपसौर जो था वो न्यूनतम दूरी था, यानी कि जब सूर्य सौर के सामने उप लगाए तो छोटा दूरी, वैसे जब भू के सामने उप लगाए तो छोटा दूरी, और यहाँ क्या पूछा गया था न्यूनतम दूरी। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी भी क्या होगा गलत, क्योंकि ऑप्शन जो बी है वह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी है जो कि 4,07,000 किलोमीटर की होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अपभू यानी कि अपोगी कहते हैं। और यहाँ पे पूछा गया है न्यूनतम दूरी, सो आपका उपभू होगा क्योंकि उपभू जो होता है उसे हम लोग प्रेगी कहते हैं, और यह होता है 3,64,000 किलोमीटर की दूरी, है ना। सो इस तरह से आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए चलते हम लोग अगले प्रश्न पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा, विश्व के किस देश की खाड़ी में सर्वाधिक उच्च दीर्घ ज्वार जागृत होता है। यानी यह पूछा गया है कि विश्व का वह कौन सा देश है जिसकी खाड़ी में सबसे उच्च दीर्घ ज्वार जागृत होता है। यहाँ पे दोस्तों उच्च दीर्घ ज्वार लगाया हुआ है, सिर्फ दीर्घ नहीं, दीर्घ का मतलब होता है कि 15 से 20 मीटर के बीच जिसकी ऊंचाई होती है, और यह पूछा है उच्च दीर्घ यानी कि जो दीर्घ से भी बड़ा होगा, यानी कि 20 मीटर से भी ऊपर इसकी लहरें उठ जाया करती हैं। तो वह खाड़ी किस देश में है। तो यह भी दोस्तों क्वेश्चन रेलवे एग्जाम्स में आ चुका हुआ है और आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो दोस्तों आइए चलते हम लोग सही उत्तर की तरफ, और इसमें ऑप्शन ए इज राइट आंसर यानी कनाडा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के फंडी की खाड़ी में उच्च दीर्घ ज्वार जागृत होता है जिसकी लहरें 20 मीटर से भी ऊपर उठ जाया करती हैं, यानी कि दीर्घ ज्वार से भी बड़ा ज्वार आता है जिसे हम लोग उच्च ज्वार कहते हैं। दोस्तों जिस ज्वार की ऊंचाई 20 मीटर से ऊपर होता है उसे हम लोग उच्च दीर्घ ज्वार नाम देते हैं, और जिस ज्वार की ऊंचाई 15 से 20 मीटर के बीच होता है उसे हम लोग दीर्घ ज्वार नाम देते हैं, और जिस ज्वार की ऊंचाई 10 से 15 के बीच होता है
सब मीटर में दोस्तों मान है उससे हम लोग औसत ज्वार कहते हैं, और जिस ज्वार की ऊंचाई 8 से 10 मीटर के बीच होता है उसे हम लोग लघु ज्वार नाम देते हैं। ओके, ये हम लोगों ने पार्ट 4 के डिस्क्रिप्टिव क्लास में देखा होगा। सो आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, एक वर्ष में कुल कितनी ऋतुएं होती हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक वर्ष में कुल कितनी ऋतुएं होती हैं, यह बात हमने आपको पार्ट 3 में बताया होगा, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्लास जो 3 लिया गया है थर्ड, उसमें हमने इसका जिक्र किया होगा। तो दोस्तों एक वर्ष में कुल ऋतुओं की संख्या, तो हमने बताया था ना कि आपको एक वर्ष में, मैं जब तक लेक्चर दे रहा हूँ तब तक आप इसमें से ऑप्शन अपने दिमाग में ला लीजिए क्या होना चाहिए। तो दोस्तों एक वर्ष में 12 पूर्ण चंद्र चक्र होते हैं, यानी लूनर मंथ होते हैं, चंद्रमा होते हैं, और 11 दिन अतिरिक्त होता है, मैंने जिक्र किया था। और मैंने ये भी बताया हुआ था कि एक वर्ष में कुल 4 ऋतुएं होती हैं, कितनी, 4। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक ऋतु में 4, यहाँ क्या पूछा गया, ओके, एक वर्ष में कुल 4 ऋतुएं होती हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। अब दोस्तों एक वर्ष में 4 ऋतुएं यदि होती हैं तो हर एक ऋतु में कितने महीने हो जाएंगे, 4 तिहाई 12, यानी कि हर एक ऋतु में 3 महीने होते हैं। और जब एक ऋतु में 3 महीने होंगे तो दोस्तों हर एक महीने में 28 जो है वो कितनी बार आता है, एक बार आता है। मतलब ये होगा कि हर 3 महीने में 3 पूर्ण चंद्र चक्र हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जहाँ था फिर वहीं पे हर 28 दिन पे आ जाता है, और हर एक महीने में 28 एक बार आ जा रहा है, और हर एक ऋतु में 3 महीने हो रहे हैं, मतलब कि हर एक ऋतु में 3 पूर्ण चंद्र चक्र होते हैं। ये भी लाइन हम लोग को याद करना है ना। आइए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा, उच्च दीर्घ ज्वार की ऊंचाई कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, उच्च दीर्घ ज्वार की ऊंचाई कितनी होती है, तो अभी हमने ऊपर इसका जिक्र किया हुआ था। तो दोस्तों आप लोग को पता है ना कि जिस ज्वार की ऊंचाई दीर्घ ज्वार से भी ऊपर हो उसे हम लोग उच्च दीर्घ ज्वार नाम देंगे। अगर आपको दीर्घ ज्वार की ऊंचाई पता होगा तो आप उच्च दीर्घ ज्वार का आंसर पकड़ लेंगे। यदि आप, यानी कहने का मतलब कि दोस्तों यदि आपको कुछ चीज़ें याद हो ना तो आप कुछ के जवाब देते हैं उसके आशय पे पकड़ करके, है ना। तो दोस्तों आपको अभी मैंने बताया था कि 8 से 10 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है ये आपका लघु ज्वार होगा, क्योंकि जिस ज्वार की ऊंचाई 8 से 10 मीटर के बीच होता है वो लघु ज्वार होता है, और जिस ज्वार की ऊंचाई 15 से 20 मीटर होता है वह क्या होता है, दीर्घ ज्वार होता है। सो आपका यहाँ पे भी गलत हो जाएगा, है ना। और ऑप्शन जो सी है वो है 10 से 15 मीटर, तो ये होता है औसत ज्वार की ऊंचाई, जो ये भी गलत हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ का है 20 मीटर से ऊपर, और हमने अभी कहा था कि जो दीर्घ ज्वार से ऊपर, तो दोस्तों यहाँ दीर्घ ज्वार की ऊंचाई कितना दिया है, 10 से 15 मीटर। तो यहाँ देखिए 15 से 20 मीटर जो होता है दोस्तों, यहाँ पे 15 से 20 मीटर जो बताया जा रहा है वो दीर्घ ज्वार की ऊंचाई है, और दीर्घ ज्वार से ऊपर जो होता है वह उच्च दीर्घ ज्वार होता है। तो 20 मीटर से ऊपर तो यहाँ दिखाया गया है ना, तो यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो उच्च दीर्घ ज्वार की ऊंचाई कितनी होता है, 20 मीटर से ऊपर इसकी लहरें उठ जाया करती हैं। ओके, सो आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समय पृथ्वी पर सर्वाधिक ऊंचे ज्वार आते हैं, यानी कि पृथ्वी पर सबसे ऊंचे ज्वार कब आते हैं। तो इसके लिए नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी सूर्य ग्रहण के दिन, और ऑप्शन डी चंद्र ग्रहण के दिन। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे तो यूपी SSC एग्जाम में यह क्वेश्चन कई दफा आया हुआ है। सो आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों में चलते हैं सही उत्तर की तरफ। दोस्तों हम लोग को अच्छे से पता है कि सूर्य ग्रहण के दिन पृथ्वी पर सबसे ऊंचे ज्वार जागृत होते हैं। देखिए दोस्तों, अब मैंने बताया हुआ था डिस्क्रिप्टिव क्लास पार्ट 4 में कि अमावस्या के दिन उच्च दीर्घ ज्वार जागृत होता है, और पूर्णिमा के दिन भी होता है। बट यदि पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ऑप्शन में हो फिर वहाँ पूर्णिमा को आप साइड कर देंगे, अमावस्या पर टिक करेंगे। लेकिन यदि अमावस्या दिया हो और फिर सूर्य ग्रहण भी दिया हो फिर आप अमावस्या को भी साइड कर देंगे और सूर्य ग्रहण को टिक कर देंगे। क्यों ऐसा करेंगे, क्योंकि दोस्तों अमावस्या के दिन पृथ्वी से एक तरफ चंद्रमा और सूर्य हो तो गए होते हैं, यानी कि दोनों एक साथ मिलकर बल लगाएंगे। लेकिन उस अमावस्या, जिस अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगा होगा उस दिन बिल्कुल एक सीधी रेखा में वो दोनों होंगे, इसलिए वो दोनों और अच्छे से बल पृथ्वी पर लगाएंगे, और जो भी लहरें उठेंगी और भी लंबी क्या होगी, उठ जाया करेंगी। सो यहाँ पे सूर्य ग्रहण के दिन राइट होगा। आइए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे हमने मतलब अपने सिस्टम पे बैठ करके बनाते समय बहुत ही ध्यान दिया था। सो एक फिगर हमने बना पाया है, क्योंकि सिस्टम पे हम उतने अच्छे से भी कलाकारी नहीं जानते हैं, बट टाइपिंग वाइपिंग थोड़ा बहुत जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों इसको। क्वेश्चन है, रेखा चित्र में दिखाई गई निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होगी। यानी कि जो फिगर दर्शाया गया हुआ है
इस फिगर को देख करके आपको बताना है कि किस वक्त पृथ्वी पर सबसे ऊंचे ज्वार उठेंगे, है ना, यानी समुद्रों की लहरें सबसे बड़ी कब उठेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया है M1, ऑप्शन बी M2, ऑप्शन सी M3, ऑप्शन डी M4। दोस्तों यह क्वेश्चन मैंने इसलिए बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे तो यह क्वेश्चन IAS प्रीलिम्स 1999 के एग्जाम में आ चुका है, यानी कि UPSC के जो पेपर होता है उसके प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा 1999 में जो हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया हुआ था। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि चाहे क्वेश्चन जहाँ कहीं भी आया हो, यदि आप मेरे डिस्क्रिप्टिव क्लास अच्छे से रीड किए होंगे तो खासकर टाइप्स इफ्स पॉइंट से चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो जहाँ कहीं के लिए हो आपसे नहीं छूट सकता है, नहीं छूट सकता है। सो देखिए आप इस वाले क्वेश्चन को भी यूं ही कर ले जाएंगे। देखिए दोस्तों इस चित्र में दर्शाया गया है और चित्र में ही ऑप्शन को देखिए रखा गया है M1 यहाँ रखा गया है, M2 यहाँ है, M3 यहाँ है और M4 यहाँ है, यानी कि चंद्रमा को भिन्न भिन्न स्थिति में रख करके दर्शाया गया है M1 M2 M3 को, है ना। और ये बीच में जो है अर्थ है, क्यों, क्योंकि दोस्तों हम लोग को पता है ये अर्थ है, क्योंकि आपको पता है कि चंद्रमा ही अर्थ का परिक्रमा करता है ना। और ये तो सूर्य आपको दिख ही रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे चंद्रमा होगा तो पृथ्वी और सूर्य दोनों एक तरफ हो जा रहे हैं, और जब पृथ्वी सूर्य दोनों एक तरफ हो जाएंगे चंद्रमा बिल्कुल अलग होगा तो वह दोस्तों होता है पूर्णिमा, और पूर्णिमा के दिन उच्च ज्वार नहीं आ सकता, है ना। अब यहाँ पे दिया है आ सकता है, बट अमावस्या भी दिया हुआ ऑप्शन में तो फिर हमें उसे टिक करना है ना, मैंने अभी बताया हुआ था। अब आइए हम लोग देखते हैं M1 पे। तो दोस्तों M1 पे तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि वो क्या है, चंद्रमा बिल्कुल साइड में, सो पृथ्वी पर से बल यानी इस समय यदि देखेंगे हम लोग तो लघु ज्वार आएगा क्योंकि यहाँ पे समकोण बन जा रहा है ना। क्योंकि मैंने बोला था कि जब 7वें 8वें दिन होता है तो समकोण बनाएगा। देखिए अगर यहाँ में M1 पे यदि मानते हैं चंद्रमा को तो वो क्या हो जाएगा, 7वें या 8वें दिन दिखाई दे रहा है, सो यहाँ पे समकोण बन जाएगा। अब M3 भी नहीं होगा क्योंकि वो भी समकोणी है, यानी कि इस दिन लघु ज्वार आएगा। अब दोस्तों यदि हम M4 को देख रहे हैं तो M4 पे क्या हो रहा है, तो चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में हो रहा है, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा हो जाता है तो दोस्तों वह दिन कौन सा होता है, अमावस्या का होता है। अमावस्या का होगा या फिर अमावस्या वाले दिन जो ग्रहण होता है सूर्य ग्रहण वो लगा होगा, है ना। अगर सूर्य ग्रहण लगा भी है तभी भी तो अमावस्या ही होगा। तो दोस्तों अमावस्या के दिन उच्च दीर्घ ज्वार आता है, इसलिए M4 को यहाँ पे हम लोग सही करेंगे, यानी कि यदि चंद्रमा M4 के स्थान पे यदि हो तो उच्च दीर्घ ज्वार पृथ्वी पे जागृत होगा, क्योंकि उस समय क्या होगा, पृथ्वी से चंद्रमा और सूर्य दोनों एक तरफ हो जाएंगे और पृथ्वी पर एक साथ वो लोग बल लगा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि M4 होगा सत्य। ओके, सो हमें उम्मीद है कि आपको ये मेरे टेस्ट बहुत अच्छे लगे होंगे और आप इन 11 क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चंस के अच्छे से जवाब दिए होंगे, यानी कि आपके जवाब सही निकले होंगे। और चलते चलते मैं एक बात ये भी कहना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें, और उसके सामने एक बेल आइकन की घंटी रेड कलर में दिख रही होगी उसे भी क्लिक कर लें, ताकि जब कभी भी मैं कोई क्लास अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप पाएँ। ओके।